प्राइवेट में पढ़ने के पैसे कितनों के पास हैं? हमारे देश के संविधान को वेलफेयर स्टेट बनाया क्यों गया? इसमें राइट टू एजुकेशन दिया ही क्यों गया? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया ही क्यों गया? क्योंकि बाबा साहेब जो उस टाइम के, राइट टू एजुकेशन तो बहुत बाद में आया, बट जिस तरीके वो संविधान बना के गए उसके बेस पर ही आया राइट टू एजुकेशन। क्योंकि बाबा साहेब को ये बात पता थी, उस समय सब लोग जो हमारे संविधान बना रहे थे उनको ये बात पता थी कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, गरीब देश है, इसको ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक लूटा है। हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएंगे जब एक हम वेलफेयर अप्रोच लेके चलेंगे आगे, चाहे फिर वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे फिर वो जॉब्स के लिए हो, ठीक है। इसलिए इस तरीके के प्रावधान, चाहे फिर वो रिजर्वेशन हो, चाहे फिर बाद में राइट टू एजुकेशन हो, वो आए देश में और उस पर आगे बढ़े। तो सरकार तो कह देगी जिसको प्राइवेट में पढ़ना है प्राइवेट में पढ़ लो, पर पैसे कितने लोगों के पास हैं? तो सरकार अगर ये कहती ना कि हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, यूनिवर्सल शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी जिसको प्राइवेट में पढ़ना है पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जो पढ़ ही नहीं पा रहा उसको आप ये बोल दो प्राइवेट में पढ़ लो ना, प्राइवेट तो है, तो वही वैक्सीन वाली बात हो गई, कोविड वैक्सीन वाली कि 1200 की है, लगवा तो लो ही। लगा पाएगा कोई? ये जो भैया हमारे यहाँ चाय बेचने लगा लेंगे? नाम राहुल कपूर है और मैं PhD कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। जी, तो आप स्टूडेंट हैं, तो आप शिक्षा नीति पे बहुत अच्छे बताएंगे मुझे उम्मीद है। और सबसे पहली बात कि ये शिक्षा नीति है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, ये जो NEP है ये एक बहुत ही एक्सक्लूजनरी एक एजुकेशन पॉलिसी लाई है सरकार, जो कि एक्सक्लूजनरी है। एक्सक्लूजनरी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा से, छात्र छात्राओं को शिक्षा से अलग करा जाए। अब वो कैसे होता है? जैसे NEP जो है वो ऑनलाइन ब्लेंडेड एजुकेशन की बात करती है कि 60-40 में, जबकि आप भारत सरकार का खुद होता है नेशनल सर्वे सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन, आप उसका सर्वे देख लीजिए कि सिर्फ 24% हाउस होल्ड्स में इंटरनेट एक्सेस है, मोबाइल की एक्सेस है, जिससे छात्र पढ़ सकते हैं। अभी कोविड की वजह से मजबूरी में जब ऑनलाइन एजुकेशन हुई, कितने लोग डिजिटल डिवाइड की वजह से, मतलब जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास क्या कहते हैं इंटरनेट नहीं है, उसकी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। अब यहाँ NEP के ज़रिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए आप एक कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर ऑनलाइन एजुकेशन को पुश करने की। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का। जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशंस होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट फंडेड क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे मान लीजिए JNU हो गया, ठीक है, DU हो गया, जामिया हो गया, इनको अभी तक सरकार फंड करती थी। अब क्या है, NEP के अंदर हेफा करके, जैसे कहते हैं हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, अब हेपा से ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लोन लेंगे तो इन्हें लोन चुकाना भी पड़ेगा। अब ये लोन चुकाएंगे कैसे? उसके लिए छात्र छात्राओं की फ़ीस बढ़ाएंगे। छात्र छात्राओं की फ़ीस बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? वो लोग जो कि समाज में पिछड़े तबकों से आते हैं, वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, वो लोग जो माइनॉरिटीज़ से आते हैं। तो आपने देखा होगा अभी कल या परसों ही एक बहुत न्यूज़ चल रही थी कि श्रुति शर्मा करके हैं जिन्होंने IAS टॉप करा और उन्होंने JNU से पढ़ाई करी और जामिया से कोचिंग करी। कहीं आपने किसी न्यूज़ में नहीं देखा कि जामिया की वो जो कोचिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है महिलाओं के लिए, SC ST OBC के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। तो जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारे संविधान में भारत एक वेलफेयर स्टेट है, तो जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं या सब्सिडाइज एजुकेशन देते हैं, तो छात्र छात्राओं के सर से एक वो जो टेंशन है लोन का, एजुकेशन लोन का, एक वो जो टेंशन है कि नहीं हमें कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, कैसे हमें अपना खाना पीना करना है, वो हट जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और फिर वो श्रुति शर्मा बनते हैं, आगे जाके IAS टॉप करते हैं। लेकिन अब लगातार कोशिश हो रही है कि बस किसी तरीके छात्रों से शिक्षा खींच ली जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसमें आपको क्या गलत लग रहा है कि सरकार ने इसमें जो नया पॉलिसी ला रही है, तो इसमें आपको क्या गलत लग रही है? मैं आपको कितनी चीज़ें गिना सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ, MPhil सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया। जो MPhil का कोर्स था सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया। आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, किसी भी रिसर्च करने वाले छात्र से पूछ लीजिए, वो हमेशा कहेगा ये गलत मूव है। क्योंकि कितने छात्र थे जो MPhil करके एक रिसर्च ओरिएंटेशन लेके फिर वो रिसर्च टैंक्स में काम करते थे, रिसर्च थिंक टैंक्स में काम करते थे। वो बात अलग है कि अब तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि किसी के लिए भी जॉब है ही नहीं। बट जैसे MPhil डिसकंटिन्यू करना, ये एक बहुत बड़ा गलत स्टेप है। जैसे हेफा का बीच में आना, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये एक गलत चीज़ है। आप कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सब कुछ डाल देना चाहते हैं। पहले एकेडमिक काउंसिल के हाथ में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती थी, अब ये सारी चीज़ें डायरेक्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथ में होंगी। तो एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं देखिए, अमीर का बच्चा वो तो पढ़ ही लेगा,
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, बट क्या गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या सरकार कर रही है, उसके तहत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी एक्सक्लूजनरी है। तो आपका कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अमीर लोगों के लिए है, गरीब के लिए नहीं है, ये जो है इसको प्राइवेट किया जा रहा है, इसमें बच्चे जो है सक्षम नहीं होंगे पढ़ने में, उनके गार्जियन नहीं पढ़ा पाएंगे, आपका ये कहना है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पहले जो बच्चे 6 साल के होते थे तब स्कूल जाया करता था, लेकिन अब जो है सरकार न्यू पॉलिसी में बोले कि 3 साल के बच्चे ही पढ़ने लगेंगे, तो ये तो सही है ना। देखिए, सरकार जो है, जैसी सरकार है वैसी उसकी पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्ट करता है, या अमीरों की सरकार है, बिजनेसमैन की सरकार है, तो वही उनकी पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करता है। एक बात बता दीजिए, आपने CUET ला दिया, ठीक है, आपने NTA ला दिया, क्या हमारे देश में इस तरीके का सिस्टम है कि इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एजुकेशन जो है एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाए? हमारे पास उस तरीके का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, क्या आपने ये चीज़ छात्रों से पूछी? एक बात बताइए, फार्मर्स के लिए पॉलिसी आएगी, बिल आएगा, किससे पूछेंगे? फार्मर से पूछेंगे। छात्रों के लिए पॉलिसी आएगा, बिल आएगा, किससे पूछेंगे? छात्रों से पूछेंगे। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बिल आएगा, किससे पूछेंगे? मुस्लिम महिलाओं। यहाँ ये ना छात्रों से पूछते हैं, ना मुस्लिम महिलाओं से पूछते हैं, ना यहाँ पे फार्मर से पूछते हैं। ये जैसे कहते हैं ना, वन साइड एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, ठीक है, एक राजाशाही वाला एटीट्यूड है सरकार का, लगातार इस तरीके से चीज़ों को बुलडोज करना, और ये गलत है। तो और एक जो है मुद्दा चल रहा है ना अभी, जो कि इसमें जो एक पॉलिसी है जो बहुत मतलब कि क्या कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बने, और दूसरी बात कि जो कुम्हार है तो कुम्हार बने, जो लोहार है लोहार बने, ऐसा बताया जा रहा है। तो आप बताइए, जो साइंस पढ़ता था उसका सिर्फ साइंस का स्कीम खुला होता था, जो आर्ट पढ़ता था उसका आर्ट का, लेकिन अब तो सरकार जो पॉलिसी ला रही है उसमें जो आर्ट पढ़ा है वो भी साइंस का ही सब्जेक्ट आगे लेकर पढ़ सकता है। देखिए सरकार मतलब अपनी चॉइस ऑफ सरकार अपनी तरफ से बहुत चीज़ें बातों को घुमाती है। जैसे आपने कहा जो साइंस था वो साइंस पढ़ सकता था, आर्ट था आर्ट पढ़ सकता था। मैंने क्लास 12th में साइंस पढ़ी, PCM, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ा, मास्टर्स लेवल पे सोशल वर्क पढ़ा, अभी जेंडर स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ। हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की वजह से कोई चीज़ कभी रुकी नहीं। अगर सरकार कह रही है कि जो आर्ट का स्टूडेंट है वो एक साइंस का भी कोर्स ले सकता है, कोई मना नहीं कर रहा, बट हमको किसी छात्र को एक्सपर्टीज़ देना ज़रूरी है, ठीक है, एक्सपर्टीज़ देना ज़रूरी है। अगर आर्ट का कोई स्टूडेंट साइंस का भी एक CBCS में कोर्स लेना चाहे तो भी उसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो सोशल साइंस में ही हो रही है, तभी तो आपको आगे जॉब्स मिलेंगी। पर क्योंकि सरकार तो जॉब की बात करती नहीं है। आप एक बात बताइए, जब प्राइवेटाइजेशन होगी एजुकेशन की तो ये सारी जो टीचर्स की नौकरियां होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एसोसिएट, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएंगी, प्राइवेटाइज हो जाएंगी। कहीं ना कहीं वैसे ही देश में बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी और बढ़ेगी। तो हम क्यों इस तरीके का सिस्टम प्रमोट करना चाह रहे हैं? मैं आपको खुद बताता हूँ, पिछले 6 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की पॉलिसी जो है, अगर नहीं इसको रिटर्न आप सरकार अगर ले लेती है तो क्या बेरोज़गारी कम हो जाएगी? देखिए, बेरोज़गारी के लिए भी सरकार को काम करना पड़ेगा, बेरोज़गारी कम करने के लिए। लेकिन ये पॉलिसी लेने से कुछ जॉब्स जो जा रही थी, जैसे मैंने आपको बताया असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि वो प्राइवेटाइज हो जाएंगी, कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएंगी, एटलीस्ट वो बच जाएंगी। मैं आपको अपना खुद का समय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पिछले 6 महीने में कम से कम 3 और 4 टोटल 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर चुका, ठीक है। अभी तक एक जगह से हमारे पास रिप्लाई तक नहीं आया, ठीक है। आप पैसे भी ले लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, कोई रिप्लाई भी नहीं आता, तो ये क्या तरीका है, ठीक है। आप कितनी पहले तो इतनी कम नौकरियां हैं, ठीक है, उसके बाद भी आप उन पर रिप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या लोगों का पैसा कलेक्ट करने के लिए वो नौकरी आ रही हैं? तो पूरा जो शिक्षा प्रणाली है उसका जिस तरीके से एक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे हैं। और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ हेट है, बहुत सारी चीज़ें, उसकी सॉलिडारिटी में आज हम यहाँ पे आए। और एक लैंग्वेज को लेकर भी प्रॉब्लम चल रही है कि अब जो है सरकार बोले है कि जो रीजनल लैंग्वेज है वही पढ़ना होगा। तो ऐसा थोड़ी न बोला है सरकार की रीजनल ही पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम जो पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकता है, जो प्राइवेट में पढ़ना चाहता है प्राइवेट में भी पढ़ सकता है। ऐसा तो सरकार ने बोला है, लेकिन यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि जो मतलब कि रीजनल लैंग्वेज का ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ। देखिए, बात है कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, जो प्राइवेट में पढ़ना चाहता है प्राइवेट में ही पढ़ सकता है। सरकार तो किसी को रोका नहीं ना है, पर प्राइवेट में पढ़ने के पैसे कितनों के पास हैं? हमारे देश के संविधान को वेलफेयर स्टेट बनाया ही क्यों गया? इसमें राइट टू एजुकेशन दिया ही क्यों गया? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया ही क्यों गया?
क्योंकि बाबा साहेब जो उस टाइम के राइट टू एजुकेशन तो बहुत बाद में आया, बट जिस तरीके वो संविधान बना के गए उसके बेस पर ही आया राइट टू एजुकेशन। क्योंकि बाबा साहेब को ये बात पता थी, उस समय सब लोग जो हमारे संविधान बना रहे थे उनको ये बात पता थी कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, गरीब देश है, इसको ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक लूटा है। हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएंगे जब एक हम वेलफेयर अप्रोच लेके चलेंगे आगे, चाहे फिर वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे फिर वो जॉब्स के लिए हो, ठीक है। इसलिए इस तरीके के प्रावधान, चाहे फिर वो रिजर्वेशन हो, चाहे फिर बाद में राइट टू एजुकेशन हो, वो आए देश में और उस पर आगे बढ़े। तो सरकार तो कह देगी जिसको प्राइवेट में पढ़ना है प्राइवेट में पढ़ लो, पर पैसे कितने लोगों के पास हैं? तो सरकार अगर ये कहती ना कि हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, यूनिवर्सल शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी जिसको प्राइवेट में पढ़ना है पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जो पढ़ ही नहीं पा रहा उसको आप ये बोल दो प्राइवेट में पढ़ लो ना, प्राइवेट तो है, तो वही वैक्सीन वाली बात हो गई, कोविड वैक्सीन वाली कि 1200 की है, लगवा तो लो ही। लगा पाएगा कोई? ये जो भैया हमारे यहाँ चाय बेचने लगा लेंगे, 1200 की वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। बस बात इतनी सी। गवर्नर्स की बात होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो यही है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज कर दें, ठीक है। पहले जो एकेडमिक काउंसिल था उसको रिप्लेस करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ले आए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो खुश हो जाएंगे, उनके पास दुनिया जहान का पैसा। आप जाके देखिए, वो प्रॉफिट मेकिंग करते हैं छात्रों से, वो डिग्रियाँ देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, बुकर प्राइज़ विनर JNU से निकल आए, देश की जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो JNU से हैं, श्रुति शर्मा JNU और जामिया से जिन्होंने IAS टॉप करा। आप मुझे बताइए ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कौन टॉपर्स निकल रहे और कहाँ निकल रहे हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक मनी मेकिंग का तरीका भी है, फिर भी एक देश में हक है, पूरा हक है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट करने का, लोगों को प्राइवेट एजुकेशन लेने का। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि सीट्स कम है, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक एजुकेशन में हर किसी को सीट्स मिल जाए। ऑल्दो पब्लिक एजुकेशन का दायरा बढ़ना चाहिए, हक है उनको ऑपरेट करने का, पर उनकी मोनोपोली होना गलत है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। तो आप जो छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं न्यू पॉलिसी को लेकर, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं छात्रों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले ये पहचाने कि उनकी खुद की ज़िंदगी में क्या मुश्किलें आ गई हैं। जैसे MPhil हट गया, अब आपको MA के बाद डायरेक्ट PhD करनी होगी। PhD 4 या 5 साल की होती है, हर कोई उसके लिए रेडी नहीं है, तब तक आपकी एज बढ़ती है, ठीक है, आपको जॉब्स भी देखनी होती है। तो आपको एक नुकसान हुआ ना, आप एक रिसर्च डिग्री नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करते हैं, इससे पहले 3 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते थे, कई लोग 3 साल के बाद निकल जाते थे। अब आप ये कहते हैं कि जो 2 साल में निकलेंगे उनको डिप्लोमा दे देंगे, 3 साल में निकलेंगे उनको एक कुछ सर्टिफिकेट दे देंगे, 4 साल वाले को पूरी डिग्री देंगे। तो आपने तो एक हायरार्की बना दी ना कि डिप्लोमा वाला सबसे कम, इससे वाला ऊपर, जबकि 3 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री में तो ऐसा नहीं था। किसी तरीके लोग हिम्मत करके, मेहनत करके, कैसे भी करके उस डिग्री को करते थे। डिग्री को करने के बाद वो सब एक समान पे आते थे, नौकरी लेने जाते थे।